ये कुछ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो 2023 के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो उसको हम कैसे आंसर पता करना रहता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है समीकरण 3x + 2ky = 2 एवं 2x + 5y + 1 = 0 रेखाएं समांतर हैं तो k का मान होगा। यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है शर्त रेखाएं समांतर हों, तो यहाँ पे दो समीकरण लिखे हुए हैं। तो दोनों समीकरण में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि रेखाएं समांतर होने की शर्त क्या है। रेखाएं समांतर मीन्स रेखाएं ऐसी समांतर होंगी, ठीक है। रेखाएं समांतर होंगी रेखाएं, इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तभी तो रेखाएं समांतर है ना, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। समांतर रेखाएं कभी टच नहीं करती हैं। तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जितने भी सवाल हैं वो शर्त पर ही बनेंगे, चाहे वो रेखाओं से दिया हो और चाहे ऐसा लिखा हो अद्वितीय हल लिखा हो, चाहे वो रेखाएं लिखा हो और चाहे हल लिखा हो। ये दोनों क्वेश्चन के लिए सिर्फ शर्त ही देखेंगे हम। तो शर्त क्या होगी अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए होगी, कोई भी हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये स्थिति अगर रहेगी तब रेखाएं समांतर होंगी, या हल में हम कहें तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो अपने सवाल में देखो क्या लिखा है। इस अपने सवाल में लिखा है, ये देखो 3 और 2, ये है a1 और a2 माने 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और b1/b2 में देखो b क्या है 2k और b2 क्या है 5, y वाला b रहता है। तो यहाँ पे 2k और 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 2k/5 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 में क्या हो जाएगा, c1 यहाँ 2 है और c2 क्या है 1। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, ये 1 जो है वो बराबर के इस तरफ है और ये वाला 2 जो है वो बराबर के इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको भी बराबर के उस तरफ लें तो क्या हो जाएगा, या इसको इस तरफ लें, चूँकि ये इस तरफ है तो इसको भी ले लेते हैं इसी तरफ बराबर के इस तरफ, तो ये -2 हो जाएगा, -2/1। तो c1/c2 क्या हो जाएगा -2/1। अब ये शर्त हो गई, इस शर्त को तुमको लिखना है और बस इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 पुट कर देना है। अब यहाँ पे k निकालेंगे, k निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ध्यान रखना कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हो, 5 तिहाई 15 और बटे 2 दूने 4, जो k के साथ गुणा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो 3 × 5 = 15, ये हो गया 15 और बटे 2 दूने 4, ये आ गया k बराबर। और इन दोनों को जब लोगे तो इन दोनों में k कैसे निकालोगे, वैसे सेम 5 का गुणा -2 में होगा तो 5 दूने 10 और इसका गुणा इसमें होगा तो k वाला हमेशा नीचे आ जाएगा, इन दोनों के गुणे के नीचे। तो 5 दूने 10 और 2 1 कम 2, तो यहाँ k इज़ नॉट इक्वल टू, निशान वही रहेंगे बीच वाले, -10/2। तो यहाँ k की वैल्यू, अब ऑप्शन में देखो ये दिया है या ये दिया है, तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं। यहाँ दिया है -5/4, यहाँ +2/5, यहाँ दिया है 15/4 और यहाँ दिया है 3/2। तो हमारा सही वाला क्या होगा 15/4। तो हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो c का मान जिसके लिए समीकरण युग्म cx - 2y = 0 एवं 6x - 2y = 4 के अंततः अनेक हल होंगे। अब देखो यहाँ हल बोल दिया है, यहाँ पे रेखाएं बोला था, यहाँ पे हल बोला है, लेकिन इसको भी हम शर्त देखे थे और यहाँ पर भी हम शर्त ही देखेंगे, चाहे हल बोले चाहे रेखा बोले, स्टार्टिंग शर्त से ही होगी। तो अंततः अनेक हल होंगे, तो अंततः अनेक हल होने के लिए क्या शर्त होती है,
तीनों बराबर होते हैं, ए बी और सी, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस सवाल के लिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अब A1/A2 कितना है देख लो इस सवाल में। इस सवाल में A है C और A1 C है और A2 6 है, ठीक। तो 6C/6 और B1 B2 क्या है, B1 है -1 और B2 है -2, ठीक है। यहाँ -1 होगा क्योंकि कुछ में नहीं लिखा है तो -1 है, और यहाँ पास -2 है तो -1/-2, तो हो जाएगा -1/-2। और C1/C2 क्या है, C क्या है इसमें 2 और यहाँ C क्या है 4। ये दोनों के दोनों बराबर के इस तरफ हैं, राइट हैंड साइड, तो हम जैसे हैं वैसे ही ले लेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बराबर के इस तरफ होता तो हम दूसरे को भी बराबर के इस तरफ ही करके लेते, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना अपने क्वेश्चन में कि हमेशा दोनों एक ही साइड रहें, या तो लेफ़्ट साइड रहें या तो राइट साइड रहें। तो अभी फ़िलहाल दोनों राइट साइड हैं तो एजिट हम ले लेंगे, तो 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4, ठीक है। अब हमको C की वैल्यू निकालनी है, तो C चूँकि किनारे है A1/A2 में है तो हम सिर्फ इन दोनों को लेंगे, इसकी अब हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम छोड़ेंगे, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके C निकाल लेंगे। चूँकि पहले दूसरे वाले में यहाँ पास K बीच में था तो हमको दोनों को लेना था कि हमारा ऑप्शन कहीं ये भी तो नहीं हो सकता, कहीं ये भी तो नहीं हो सकता ऐसे, लेकिन यहाँ पास हमारा ऑप्शन सिर्फ इन दोनों को लेकर ही आएगा क्योंकि यहाँ पे C यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये दोनों को ले सकते हैं हम, ले तो इसको भी सकते हैं क्योंकि बराबर बीच में डाला है, पर फिलहाल हम इन दोनों को लेते हैं और देखते हैं ऑप्शन में आता है कि नहीं। तो C का गुणा 2 में हो जाएगा -2C और 6 का गुणा 1 में हो जाएगा -6। तो मैं बताई थी कि C को निकालना है तो C वाला जो गुणा आता है वो नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा इन दोनों के गुणे के। तो हम यहाँ C की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। C = 6 का गुणा -1 में हुआ -6 और -2 का गुणा C में हुआ था, इसलिए -2 कहाँ आ जाएगा, माइनस इसके नीचे। अब ये दोनों कट गए 3, तो C = 3, ये आना चाहिए C की वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं C की वैल्यू क्या है। C = 3 दिया है पहला वाला ऑप्शन, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है तीसरा, आश्रित रैखिक समीकरण युग्म में से एक समीकरण इतना दिया है तो दूसरा समीकरण क्या होगा। इसको जब यहाँ ऐसा शब्द लिखा हो, इस शब्द पर विशेष ध्यान देना, आश्रित। अगर आश्रित शब्द लिखा हुआ है तो जो भी समीकरण दिया रहता है उस समीकरण में दो तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ पास यहाँ जो भी लिखा है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, तीन चारों ऑप्शन को हम इसके साथ बनाएंगे। जैसे ये A1 है तो ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ऐसा करेंगे और देखेंगे कि तीनों में अगर जिसमें बराबर आए वही ऑप्शन सही होगा। जैसे यहाँ -5/-10 करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ 7/-14 करेंगे तो -1/2 आएगा। यहीं पे ये दोनों एक जैसे नहीं हुए, अलग अलग हो गए। यहाँ +1/2 है, यहाँ -1/2 है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर ये वाला ऑप्शन को देख लो, यहाँ 5/10, ये -5 है और ये 10 है, तो -5/10 मतलब -1/2। और फिर यहाँ 14 है और यहाँ 7 है, तो 7/14 करेंगे तो फिर 1/2, मतलब यहाँ पॉजिटिव 1/2 आ रहा है और फर्स्ट वाले में -5 की वजह से -1/2 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि एक जैसे नहीं आ रहे हैं। तीसरे वाले में देखो कि ये वाला -10 है और ये -5 है तो +1/2 आएगा, और यहाँ 7 दिया है, यहाँ भी 7 दिया है, तो यहाँ भी +1/2 आएगा, ठीक है। दोनों तो बराबर हो गए। अब तीसरा वाला देखो, यहाँ 4 दिया है और यहाँ पास 2 बराबर के उस तरफ है और यहाँ पे 4 बराबर के इस तरफ है, तो हम यहाँ 2 को भी बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो -2/4 करेंगे तो -1/2 आ जाता है।
देखो यहाँ पे +1/2 है, यहाँ +1/2 है, लेकिन यहाँ पे -1/2 आ गया। तो तीनों इक्वल नहीं हुए, यहाँ पे भी नहीं हुए, यहाँ पे भी नहीं हुए, यहाँ पे भी नहीं हुए। अब ये वाले ऑप्शन में देखो शायद हो जाए, होगा ही क्योंकि आखिरी बचा है। तो जब अब इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि तीनों को तो तुम लगा चुके हो ना, तो तीनों तो इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यही वाला इक्वल होगा। फिर भी लगा के देख लो, तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी। देखो -5/10 करोगे तो -1/2 आया। 7/-10 -14 करोगे तो यहाँ भी -1/2 आएगा। और यहाँ पे बराबर की इस तरफ है ना, तो जैसा है वैसे ही लेंगे। और यहाँ पे भी ये बराबर की इस तरफ है, तो जैसा है वैसे ही ले लेंगे। तो 2/4 करेंगे तो ये भी -1/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2। तीनों जगह एक जैसा आया, सेम टू सेम, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा इसके लिए। ठीक है, तो देखना कैसे हम निकालते हैं इसको। जब आश्रित लिखा हो तब हम ऐसा करते हैं कि तीनों जगह सेम टू सेम आए, बराबर की इस तरफ और बराबर की उस तरफ का भी ध्यान रख लेना। ठीक है, सेम सेम लेंगे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी। अगले, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका अद्वितीय हल x बराबर 2 और y बराबर -3 है, कौन सा होगा? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे x और y का आंसर निकालो विलोपन विधि से। यहाँ पे भी x और y का विलोपन विधि से हल करो, यहाँ पे भी हल करो और यहाँ पे भी हल करो। चारों को हल कर लो और चारों को हल करने पर देखो कि कहाँ पास x बराबर 2 और y बराबर -3 आता है। इन चारों में से जिसका भी आंसर ये आएगा वही आंसर, वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो चूँकि इसको लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको लगा लेना। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो विलोपन विधि तो बताई हूँ मैं तुम लोगों को क्लास में। ठीक है, तो विलोपन विधि से इसको कर लेना। अगला, यदि a और y b समीकरण युग्म x - y = 2 और x + y = 4 है, तो a और b का मान क्या होगा? अब चूंकि यहाँ a और b का मान पूछा है, तो अब यहाँ अपने सवाल में तो a और b दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि x = ही a है। मतलब अगर x निकाल लेते हो तो वही a है, और अगर y निकाल लेते हो तो वही b है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे तुमको x और y ही निकालना है। तो ये वाला सवाल बहुत इजी है, इसको यहीं पास कर सकते हो डायरेक्ट। देखो इसको यहाँ अगर ऐसे रखोगे, ये देखो कौन सा सवाल है, ये वाला 11 नंबर ना। हाँ, यहाँ देखो x - y = 2 और x + y = 5, सॉरी 4 है ना। हाँ 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये y और ये y दोनों प्लस और माइनस के हैं, तो ये तो कट गया, और ये x और ये x जुड़ गया तो 2x, और ये दोनों जुड़ गया तो 6। हम जोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि घटाते तो यहाँ अलग से निशान बदलते, पर हम इनको जोड़ रहे हैं। जोड़े क्यों हैं? क्योंकि इसके और इसके निशान अलग अलग हैं, और ये दोनों बराबर बराबर भी है। तो ये दोनों बराबर बराबर है, माने एक y और एक y, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसलिए जोड़ दिए तो ये दोनों अलग अलग निशान की वजह से कट गया। और यहाँ ये दोनों एक जैसे निशान के हैं तो जुड़ गए, ये दोनों एक जैसे निशान के हैं तो जुड़ गए। मतलब यहाँ हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं निशानों का, बस जो जैसा है उस हिसाब से काम कर दिए हैं। ये माइनस का था, ये प्लस का था, और एक ही एक है इसलिए कट गया। तो यहाँ पे अब x = कितना आ जाएगा? 6/2। तो x = 3। मतलब जहाँ पे x बराबर 3 है वही ऑप्शन सही होगा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ भी x बराबर 3 है, यहाँ y बराबर 3 है, यहाँ x बराबर 3 है। शुरू में x बराबर रहता है, तो दो ऑप्शन में x बराबर 3 है। तो अभी हम कंफर्म नहीं हुए ना कौन सा होगा, तो इसके लिए y भी निकाल लो। चलो, तब y x बराबर 3 आ गया। अब x की जगह x की वैल्यू रख दो कहीं पास भी। कहाँ रख दो? सेकंड वाले में रख दो। यहाँ अगर 3 रख देते हो तो कितना आएगा? 3y, ठीक, ये आएगा। 3 रख दिए तुमने, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 - 3, तो y बराबर 1 हो गया। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? x बराबर 3 और y बराबर 1। ध्यान रखना, जो पहले लिखा रहता है वो x होता है, जो बाद में लिखा रहता है वो y होता है। तो यहाँ पास तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 और 5 नहीं, 5 और 3 नहीं, 3 और 1, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसके लिए। ठीक,
अब आगे देखते हैं। अन्ना के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। ये वाला क्वेश्चन को देखने के लिए थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, अन्ना के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या जो उसके पास है वो 50 है, जिसका कुल मूल्य 75 रुपये है। मूल्य मीन्स पैसा, सिक्का मिला के पैसा कितना होता है। तो सिक्का जो है वो 1 रुपये का सिक्का है और 2 रुपये का सिक्के हैं उसके पास, और टोटल सिक्के कितने हैं 50 के। तो अगर 1 रुपये के सिक्के को x मान लो और 2 रुपये के सिक्के को y मान लो, यहीं पे मान लो, इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 रुपये का सिक्का है और ये 2 रुपये का सिक्का है। तो अगर 1 रुपये के सिक्के को x मान लो और 2 रुपये के सिक्के को y मान लो, तो दोनों सिक्का मिला के कुल कितने सिक्के हैं उसके पास, 50 ठो सिक्के हैं। तो ये तो पहला समीकरण बन गया। ठीक, अब रुपया कितना है उसके पास, 75 रुपये है। तो अब इसका समीकरण कैसे बनेगा, 1 रुपये का एक सिक्का है, ठीक, और टोटल कितने सिक्के हो गए उसके पास, x सिक्के। तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x रुपये है उसके पास, प्लस 2 रुपये के y सिक्के हैं, माने टोटल कितना पैसा है उसके पास, 2y। तो x पैसा और 2y पैसा मिला के 75 रुपये हो गए, मतलब x रुपये और 2y रुपये। तो यहाँ रुपये अपन लिखेंगे नहीं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। ये हो गया तुम्हारा दूसरा समीकरण और ये तुम्हारा पहला समीकरण था। तो पहला समीकरण हो ऐसे लिखो कि पहला समीकरण नीचे दूसरा समीकरण, ये इन दोनों को सॉल्व करके x निकाल लो। तो ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पास x दोनों इक्वल है, तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए और यहाँ माइनस कर दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये दोनों x हैं, कट जाएंगे, लेकिन इसका निशान और इसका निशान अभी दोनों का एक जैसे है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव बनाने के लिए हम घटाते हैं। तो यहाँ पे इसको काट दिए और 2y में से 1y चला गया तो 1y बचा, और यहाँ 75 में से 50 चला गया तो 25 बचा। तो y बराबर 25 आ गया है। तो x कितना होगा, चूँकि उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, 50 ठो सिक्के हैं, तो 2 रुपये का सिक्का तो 25 ठो हो गया, तो बचा 25 ठो और सिक्का, तो माने 25-25 आंसर होना चाहिए इसका। तो देखो इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, 25-25, यहाँ 35-15 दिया है, यहाँ 35-20 दिया है, यहाँ 15-35 दिया है, ये है 25-25। ये वाला इसका आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु निकालो। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो हम इसको सॉल्व नहीं करते ना, इसको शॉर्टकट में करते हैं। तो शॉर्टकट में करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा तुमको। शॉर्टकट में करने के लिए देखो यहाँ पे क्या जो जो दिया उसको अपन लिखेंगे। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 6 गुनी है, माने पिता का ज़्यादा है पुत्र का कम है ना। तो पुत्र का मान लो, पुत्र का हम लिख दिए, पुत्र का लिखे यहाँ पुत्र और यहाँ पिता। तो पुत्र का अगर x मान लेते हो तो पिता का 6 ज़्यादा है। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद बोलता है कितना, 4, कितना बोलता है इसमें, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यहीं पे देख लो, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 6x + 4, और ये कितना हो जाएगा, x + 4। अब इन दोनों में क्या कंडीशन है 4 वर्ष बाद, ये देखो। बोलता है कि 4 वर्ष बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी ज़्यादा हो जा रही है। पिता वाली 4 गुनी ज़्यादा हो जा रही है। इसका मतलब पिता का ज़्यादा है तो पुत्र में 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो उड़ रहा है, ये देखो, ये पिता का है और ये पुत्र का है। 4 वर्ष बाद तो पिता वाला 4 गुना ज़्यादा है पुत्र से, तो हम पुत्र वाले में 4 का गुणा करेंगे। तब अब ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अब ये हमारा समीकरण बन गया। अब यहाँ से x निकाल लो सीधा सीधा। तो 6x + 4, यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा अंदर, तो 4x + 4 का 4 में हुआ तो 16, 4 4 जा 16,
अब यहाँ पे 4x इधर चला जाएगा, 6x माइनस 4x और 16, ये वाला 4 इधर आ जाएगा, -4, 6 में से 4 गया 2x और 16 में से 4 गया 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/6, तो x इक्वल टू आ गया 6। x क्या माने थे तुमने, x माना था पुत्र, तो पिता कितना हो गया 6x, माने ये 6 है तो कितना हो जाएगा 6 6 36, तो 36 और 6 ये आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये 4 और 24 नहीं, 5 और 30 ये भी नहीं, 6 और 36 और इधर 3 और 18 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है 6 और 36 ये सही। ठीक, तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह कर सकते हो रफ में, ठीक है। और लगाने का तरीका ऐसे ही है, पुत्र और पिता को अगल बगल कर दो और फिर इसके बाद 4 वर्ष बाद दोनों कितने हैं वो कर दो। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, समीकरण युग्म 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24/5 के होंगे, क्या होंगे, एक हल होगा, अनेक हल होगा, या दो हल होगा, या कोई भी हल नहीं होगा। तो ये तो हम तभी बता पाएंगे जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। उसी के आधार पर हम देख पाएंगे कि इनमें क्या हो रहा है, बराबर हो रहे हैं तीनों की, दो बराबर हो रहा है, क्या कंडीशन आ रही है, ये तो हम इसको निकालने के बाद ही बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो a1/a2, तो कितना आएगा a1/a2, एक मिनट, हाँ यहाँ देखो बता दे रही हूँ मैं, ये सवाल है तुम्हारा क्या, 5x माइनस 15, तो 5x में 5 है a1 और यहाँ 3 है a2, तो 5/3 हो गया यहाँ पे। तो पहला पहले लिख लो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अभी हमने बीच में कुछ नहीं डाला है, बराबर हो बराबर कुछ नहीं ना, अभी सिर्फ हम निकाल रहे हैं a1/a2 कितना होगा। तो देखो यहाँ कितना होगा, यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, तो 5/3 हो गया, ये तो 5/3। ठीक, और b1/b2 में देखो यहाँ कितना लिखा है 15 और यहाँ कितना लिखा है -9, -15 और -9, तो -15 और -9, और तीसरा कितना दिया है +8 और 24/5। तो देखो इसके बटे ये लिखोगे ना तो ये डबल बटे के नीचे आ जाएगा, इसीलिए पलट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 8 का गुणा 5 में हो जाएगा। अब इसको दोनों को थोड़ा सा समझ लो अलग से, तुमको लिखना क्या है 8/24/4, देखो डबल बटे लिख रहे हो, ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8 × 4/24, क्योंकि जब एक बटे के नीचे दूसरा बटे रहता है तो जो दूसरा बटे वाला है वो पलट जाता है पहले वाले ऊपर वाले अंश के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 8 × 4/24, तो 8 चौके 32, कितना आ जाएगा यहाँ पे 32/24। ठीक, और ये वाला कितना आया 15/9 -15/-9, और ये कितना आया है 5/3। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ देख लेते हैं। 5/3 इसमें आता है, अगर इसको भी काट दिए तो इससे काट दिए 3 से, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, तो ये भी आ गया 5/3। और ये भी कटेगा क्या 5 और 3 8 × 24, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा ना, 8 से तो कट जाएगा, 8 चौके 32 और 8 × 24, लेकिन यहाँ 4/3 आ रहा है। ठीक है, ये 4/3 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कौन सा शर्त होगा फिर इसमें, ये देखो कौन सा शर्त होगा जिसमें कि ये दोनों बराबर होते हैं, A और B दोनों बराबर होते हैं, लेकिन C वाला बराबर नहीं होता। देखो इसमें C बराबर नहीं आया है, ये तो 5/3 और 5/3 आ गए, लेकिन ये 4/3 आ रहा है, C बराबर नहीं है। तो कौन सा होता है जब C बराबर नहीं रहता, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है फिर c1/c2, तो क्या होता है उसमें अद्वितीय हल होता है, या कोई हल नहीं होता, या अंततः अनेक हल होते हैं।
कोई हल नहीं होता। ठीक, तो इसके लिए फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें कहाँ गए हम? ये वाला सवाल था ना 14 नंबर। तो इसमें एक हल है नहीं, दो हल है नहीं, कोई हल नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक, तो जब ऐसा सवाल आए और इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे तुमको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना होगा और फिर देखना होगा कि तीनों में क्या आ रहा है। और जो आएगा, जो भी शर्त आएगा, 3 ठो तो शर्तें ही हैं तुम्हारे पास ना, तो वो 3 ठो शर्त में से जो भी शर्त है उसके हिसाब से जो ऑप्शन सही फिट बैठे। ठीक, ये शर्त जरूर याद कर लेना, ये बार बार आ रहा है इस पूरे प्रश्नावली में शर्त ही शर्त है। चलो आगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसको मैं यहीं पे बताऊंगी पेंसिल से। देखो, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, मतलब कि एक x इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को जोड़ दिए तो 9 आ गया। अब बोलता है कि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक, अब यहाँ 27 जोड़ दिया जाए तो ये तो तुम्हारा इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक हो गया। इकाई और दहाई दोनों को जोड़ दोगे तो 9 आता है, लेकिन संख्या अभी थोड़ी बनी है। संख्या क्या बनेगी इसकी? संख्या इकाई वाला होगा x और दहाई वाला क्या हो जाएगा? 10y, सॉरी, x प्लस 10y, क्योंकि दहाई में 10 का गुणा करते हैं ना। अब ये तुम्हारी संख्या है। अब बोलता है कि यदि इसमें 27 जोड़ दो, माने इसी संख्या में 27 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? तो ये संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब जहाँ 10y था वो अब y हो जाएगा और जहाँ 1x था वो 10x हो जाएगा, इकाई दहाई। तो यहाँ 10x प्लस y ये बन जाएगा इक्वेशन तुम्हारा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब तीनों को, और इसके बाद फिर निकालना है कि कितना आएगा। तो देख लो इस सवाल को थोड़े यहाँ देखना, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखो, एक समीकरण आया तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा समीकरण आया था x प्लस 10y प्लस 27 इज इक्वल टू, यहाँ ये बदल गया ना, x प्लस 10y था तब हो जाएगा 10x प्लस y। संख्या पलट गई, जो दहाई का था वो अब इकाई का बन गया और जो इकाई का था वो अब दहाई का बन गया। अब इसको सब, ये तो समीकरण 1 है, इसको अभी रहने दो। अभी इसी को समीकरण 2 बनाओ पहले। देखो, एक्स वाई को एक साइड कर दो, यहाँ x प्लस 10y और यहाँ ये 10x और y दोनों इधर आ गए, माइनस 10x माइनस y और ये 27 उधर चला गया तो माइनस 27। अब देखो, ये x है और ये माइनस 10 है तो माइनस 9x हुआ और ये 10y में से एक y चला गया तो प्लस 9y हुआ और यहाँ माइनस 27। अब देखो 27 और 9 और यहाँ भी 9 है तो ये तीनों में से 9 का भाग दे दो, क्योंकि तीनों 9 के टेबल में आ जाते हैं। तो यहाँ और फिर साथ में माइनस भी हटा दो, माइनस 9 का भाग दे दो। यहाँ माइनस 9 का भाग देगा तो x बचेगा, यहाँ माइनस 9 का भाग दोगे तो ये प्लस था तो माइनस बचेगा और 9 तो भाग दोगे तो 9 खत्म हो गया, कट गया, y बचेगा। यहाँ माइनस 9 का भाग दोगे तो 9 के पहाड़े में कितने बार में आता है? 27, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा। मतलब माइनस जहाँ था वहाँ माइनस ख़त्म हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस बन गया और तीनों जगह से 9 भी ख़त्म हो गया। 9 का भाग दे दिए तो यहाँ भी 9 का भाग दिए, यहाँ भी 9 का भाग दिए, यहाँ भी 9 का भाग दिए, तो ये आ गया तुम्हारी समीकरण 2 और ये ऊपर दिया था समीकरण 1। अब इन दोनों को एक साथ लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों को सॉल्व कर डालो तो ये दोनों क्या है? प्लस माइनस हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए और ये बचा 2x और ये दोनों भी जुड़ गए तो 9 3 12, तो x बराबर 12/3, तो 3 चौके 12, सॉरी 2 है ना यहाँ पे, ये 2 है, 2 आया यहाँ पे, ये 2 आया और 2 छिक्का 12, तो x कितना आ गया? x बराबर 6। x क्या था? इकाई पे था ना, इकाई पे था, मतलब इधर 6 होगा और इधर कोई संख्या लिखी होगी। तो देखते हैं ऑप्शन में पहले क्या दिया। पूरे सवाल को मत लगाया करो, पहले जितना आंसर आ जाए उसके हिसाब से ऑप्शन में भी देखा करो
तो ऑप्शन कितना दिया है इसका देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है 25, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इकाई में 6 नहीं है। 72 ये भी नहीं होगा क्योंकि इकाई में 6 नहीं है। 63 ये भी नहीं होगा क्योंकि इकाई में 6 नहीं है। तो यहाँ पे 36 ये सही होगा क्योंकि इकाई में 6 है। क्योंकि हमने इकाई निकाल ली ना, ये देखो x निकाल लिया हमने, और x क्या था, इकाई का अंक था। ये देखो इकाई का अंक x था, दहाई का अंक y था। ठीक है, तो एक ही चीज़ बस निकालो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर एक ठो क्लू मिल गया तो आगे हम नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हमको तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया रहता है ना। ये वैसे सवाल तो है नहीं। अगर 3 नंबर का सवाल होता तो पूरा निकालना पड़ता है, x निकालते, पूरा y निकालते, फिर संख्या निकालते। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो सिर्फ क्लू चाहिए होता है कि x बराबर 6 आ गया, मानी इकाई में 6 होना चाहिए। तो सीधा देख लो कि इकाई में 6 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। तो यही वाला उत्तर हमारा सही है। ठीक है, आगे देखो। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। देखो c1 नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी हल नहीं होगा। फट से ये शर्त ही तुम्हारी सबसे बड़ी वो है ताकत। अगर इसको याद करें तो आधा सवाल वैसे ही बन जाएगा। तो c अगर बराबर नहीं है तो कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा कोई भी हल नहीं होगा। ये देखो ये सही है। इसके बाद x - 2y बराबर 0 और 2x + 4y - 20 बराबर 0। ये रेखाएं कैसी होंगी? अब रेखाओं को बोला है तो रेखाओं के लिए तो शर्त ही निकालना पड़ेगा ना, यही निकालना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ कितना दिया है a और यहाँ दिया है b। तो a1/a2 तो आ गया 1/2, पन्ने में जगह नहीं बचा। यहाँ देखो 1/2 आ गया। और b1 कितना है -2, और यहाँ पे b कितना है, b2 कितना है 4। तो यहाँ 2 और 4 तो कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूने 4, 1/2 आएगा। लेकिन ये ऋण का है, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऋण 1/2। और जैसे ही ये दोनों निकल गए और ये दोनों अगर बराबर नहीं आए तो इसका मतलब है कि अद्वितीय हल होगा, क्योंकि हमारी शर्त में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो वहीं पे अद्वितीय हल हो जाता। तो हम c1 को ना निकालें, क्यों निकालें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो है ना, हमको तो पता ही करना है ना कि इसमें क्या है। तो हम बस a1/a2 निकाल लिए और b1/b2 निकाल लिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, तो इस तरह 18 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बाकी ये खालिस्तान की दूसरी वीडियो बनाऊंगी, थक गई हूँ मैं भी।